हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज और रिलायंस की डील के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आइए देखते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की स्थापना 1986 में हुई थी। आलोक इंडस्ट्रीज ने अपना पहला पॉलिस्टर टेक्सचराइजिंग प्लांट का सेटअप 1989 में किया था। आलोक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट अपैरल का फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक, वर्कवेयर फैब्रिक जैसे आदि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। आलोक इंडस्ट्रीज के पूरे इंडिया में 12 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। आलोक इंडस्ट्री का अपना खुद का रिटेल चेन है जिसका नाम आलोक H&A लिमिटेड है। आलोक इंडस्ट्रीज का इंटरनेशनल प्रेजेंस अपनी रिटेल चेन से है जिसका नाम ग्रेबल आलोक लिमिटेड है। आलोक इंडस्ट्रीज के रिटेल चेन के टोटल 200 आउटलेट्स है अक्रॉस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, जहां पर मेंसवेयर, वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रन वेयर, फुटवेयर, होमवेयर एंड एसेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के सिलवासा प्लांट में PPE किट्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया गया। आलोक इंडस्ट्रीज का जो कर्ज है वो मार्च 18 में 27,415 करोड़ तक बढ़कर चला गया था। आलोक इंडस्ट्रीज की सेल्स 2016 से गिरती आई है और इसी गिरावट के कारण आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी लॉस में चली गई। आलोक इंडस्ट्रीज का टोटल 30,000 करोड़ का लोन है ऑन एन एवरेज सभी लेंडर्स से। SBI ने आलोक इंडस्ट्रीज पर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स शुरू की जून 2017 में। मतलब देखिए कि कंपनी है, कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं होगा, कंपनी अपना इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगी, इसलिए बैंक ने आलोक इंडस्ट्रीज के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स NCLT में शुरू की। NCLT में जब कोई कंपनी जाती है इंसॉल्वेंसी पर तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 कि कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो सब को बेचकर जितना भी कुछ मिले वो सब बैंक्स अपने डेब्ट को पूरा करने के लिए ले लेगी, और बाकी अगर कोई बायर है जिसको लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है और वो इस कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को लगे कि ये कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की गई इसलिए कंपनी कर्ज में डूब गई और कोई आगे आके इस कंपनी को खरीदे, तो इसमें केस 2 हुआ। रिलायंस और JM फाइनेंशियल ने मिलकर आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए बिड लगाई। NCLT ने मार्च 19 में आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए JM फाइनेंशियल और रिलायंस की 5,050 करोड़ की बिड अप्रूव कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,550 करोड़ बैंक से लोन लेकर और 500 करोड़ अब कंपनी में इक्विटी यानी कि 500 करोड़ उन्होंने कैश किया, बाकी 4,550 करोड़ उन्होंने लोन लिया। रिलायंस ने कंपनी में 500 करोड़ कैश दिया और अपनी इक्विटीज ली। अब वो इक्विटीज ऐसी है कि रिलायंस और JM फाइनेंशियल ने मिलकर 83.33 करोड़ इक्विटी शेयर्स 250 करोड़ के भाव पर खरीदे, जो कि कंपनी में 37.7% की इक्विटी शेयर कैपिटल है। और दूसरे 250 करोड़ का उन्होंने OCPS किया, यानी कि कुछ भी हो जाए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से 9% रिलायंस और JM फाइनेंशियल्स को मिलेगा और बाकी जो भी कुछ बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि वो सब अर्निंग पर शेयर होगा, EPS। फरवरी 29 को ये डील पूरी की गई। JM फाइनेंशियल ने 83.3 करोड़ शेयर्स एक्वायर कर लिए। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अब बढ़ते हैं आगे। 29 फरवरी से स्टॉक में 345% की रैली आई पिछले ट्रेडिंग सेशन तक। सेबी ने आलोक इंडस्ट्रीज और रुचि सोया पर सवाल किए कि उनके स्टॉक में इस रैली के पीछे का कारण क्या है। उसमें से आलोक इंडस्ट्रीज ने 3 जुलाई को अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए कंपनी के शेयर्स में उछाल देखने को मिला। देखिए, अब हम मेन बात करते हैं कि इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जो शेयर है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर है, ना कि अपने फंडामेंटल्स की वजह से। और जैसे कि हमने देखा कि शेयर के जो फंडामेंटल्स है वो
वीक है, इतने स्ट्रांग हमें देखने नहीं मिले। कंपनी डेब्ट में चली गई, कंपनी के पास अभी भी बहुत कर्जा है और उसकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो रही है। अब हमें निवेश करना चाहिए या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमें उसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखकर पता चलेगा। अगर उसके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं 1 या 2 क्वार्टर तक, तो फिर ये शेयर 100% बहुत तेजी पकड़ेगा और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देगा। वैसे ये शेयर ने अभी भी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और ये शेयर और भी बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, चाहे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो या फंडामेंटल्स की वजह से। अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए, क्योंकि एक शेयर कभी भी कोई एक प्राइस तक नहीं अटकता। जैसे कि MRF का शेयर है, MRF का शेयर जब 10,000 का हुआ तब लोगों ने सोचा कि यार ये शेयर तो 10,000 का है, महंगा हो गया और अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 20,000 तभी भी नहीं बढ़ेगा और आज MRF का शेयर 60,000 से भी ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर जब MRF का IPO आया था 1000 रुपीज़ के शेयर का, तब किसी ने उसमें निवेश किया होता तो 60 टाइम्स प्रॉफिट मिला होता। यानी कि एक शेयर को बढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप में गट्स है और रिस्क लेने के लिए आप तैयार है तो इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। इतना इन्वेस्ट कीजिए कि जो अगर चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इसलिए अपना रिस्क लीजिए और इसलिए अपने रिस्क पर इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो कीजिए। Subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. If you like the video, then press the like button and comment me that which stock case study you want next. Tell us your doubts in comment section. Follow us on our blog, link given in description.